मेरी नंद संगीता शादी के बाद भी हमारे घर ही रहती, क्योंकि उसको शादी के बाद 8 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। उसके घर आने के बाद ही वो काफ़ी उदास रहती। पर एक दिन मेरे ज़बरदस्ती करने पर वो मार्केट से सब्ज़ी लाने गई। तब से न जाने क्या हुआ, वो आने के बाद से ही अपने भैया को ज़िद करने लगी कि ऊपरी माला उसे दे दे। वो वहाँ क्लिनिक खोलना चाहती है। वैसे तो वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी, पर पता नहीं उसे ये वहम क्यों हो गया कि वो किसी का इलाज कर सकती है। सुनील ने पहले तो उसे मना किया, पर संगीता अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उसने सुनील से 1 साल की मोहलत मांगी। अगर वो किसी पेशेंट का इलाज ना कर पाई तो वो उस क्लिनिक को बंद कर देगी। सुनील आखिर उसकी ज़िद के आगे हार गए और उन्होंने ऊपर का माला संगीता को दे दिया। संगीता ने अपना काम शुरू किया। पहले तो उसके पास मुश्किल से 2 औरतें आई। उन औरतों ने बुर्का पहना हुआ था। संगीता उन्हें ऊपर ले गई। मैं भी उनके साथ ऊपर जाने लगी। तब संगीता ने मुझे रोक दिया और कहा, आज से किसी को ऊपर आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ मैं और मेरे पेशेंट ही ऊपर जा सकते हैं। वैसे तो मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था कि मेरे ही घर में मुझे ही ऊपर जाने की इजाज़त नहीं। पर सुनील अपनी बहन को बहुत प्यार करते और इज़्ज़त भी, इसीलिए मुझे संगीता से कुछ भी उल्टा कहने की अनुमति नहीं थी। मैं चुपचाप किचन में जाकर अपना काम में लग गई। मैंने मन में सोचा, वैसे भी जैसे ही उन्हें पता चलेगा संगीता उनका इलाज नहीं कर पाएगी, वो औरतें कुछ ही देर में नीचे आ जाएंगी। पर हैरत की बात थी, वे लोग काफ़ी समय तक ऊपर ही थे। कुछ दिनों बाद एक और औरत अपना इलाज कराने वहाँ पहुँची। उसके जाने के बाद संगीता ब्लड सैंपल के साथ नीचे आई। मुझे हैरानी हुई कि संगीता इनका ऐसा क्या इलाज कर रही है और ये औरतें भी इससे अपना इलाज क्यों करा रहे हैं। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने संगीता को पूछ ही लिया कि वो उन औरतों के साथ क्या कर रही है। उस पर उसने जो जवाब दिया, उसे सुनकर तो मैं हक्का बक्का हो गई। संगीता ने कहा, जिन किसी औरतों को बहुत कोशिश के बाद भी बच्चा नहीं होता और जिन्होंने डॉक्टर की मदद भी ली है, फिर भी वे बच्चा पैदा नहीं कर पाती, मैं उनका इलाज करती हूँ और उन्हें बच्चा हो जाता है। संगीता की ये बातें हैरान करने वाली थी। भला ये किसी से बच्चा कैसे पैदा करवा सकती है। ये तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी थी, और ऐसा ही है तो इसको खुद को बच्चा क्यों नहीं हुआ। मुझे तो संगीता की बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। पर ताज्जुब की बात थी कि वो औरत जो अपना इलाज कराने आती, अब कुछ ही महीनों में उसका पेट दिखने लगा था। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, पर कुछ ही महीनों में संगीता के पास पेशेंट्स बढ़ने लगे। संगीता ऊपर केवल औरतों को आने देती, मर्दों को ऊपर जाने की सख्त मनाही थी। तो जब कोई पेशेंट अपने पति के साथ आती, उसका पति नीचे ही उसका इंतज़ार करता। संगीता के पास काफ़ी पेशेंट होने के कारण उसे अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उसे मदद करने को कहा। उसने खुश होकर मुझे उसकी मदद करने दी, पर उसने कहा, आप सिर्फ पेशेंट की रजिस्टर में एंट्री करो और जब उनका ब्लड सैंपल लूँ तो वो लैब वाले को दे दिया करो और उनके रिपोर्ट की भी एंट्री इस रजिस्टर में करो। और उसने सुनील से कहकर मेरे लिए सीढ़ियों के नीचे एक काउंटर बनवा लिया। मैं वहाँ काम करते करते सब पर नज़र रखने लगी, और जो कोई औरत संगीता के पास अपना इलाज कराने आती, उसे यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ता। कई लोगों के तो पेट इतने बड़े हो गए थे, लगता था उनका 9वां महीना चल रहा हो। सारी औरतें काफ़ी खुश थीं। मुझे संगीता की कामयाबी देखकर खुशी हो रही थी, पर साथ ही एक हैरानी भी थी कि उसे ये सब कैसे आता है और वो ऐसा कैसे कर सकती है जो कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाता। सुनील ने भी संगीता की तरक्की देखी। उन्होंने संगीता को कहा, वे उसे शहर में बड़ी सी दुकान खरीद देंगे जहाँ संगीता बिना किसी दिक्कत के अपना काम करती रहे। पर संगीता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा,
मैं अपना काम यही करूँगी और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सुनील उसकी बातों से सहमत हुए। उन्होंने संगीता को बहुत अरसे बाद खुश देखा था, इसीलिए वो उसे किसी भी तरह कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। काफ़ी साल हो गए। संगीता ज़ोरों शोरों से अपना काम कर रही थी और उसके पास तो औरतों की भीड़ लगी रहती, पर उसने अब सबको अपॉइंटमेंट से लेना शुरू कर दिया था। वो 1 महीने में केवल 10 औरतों का इलाज करती। हमें संगीता के इस हुनर का अंदाज़ा ही नहीं था। इस काम के उसे काफ़ी पैसे मिलते और वो अपने साथ साथ हमारे घर में भी मदद कर देती। उसके साथ हमारी भी काफ़ी तरक्की होने लगी। सुनील को अपनी बहन को बहुत नाज होता, पर मुझे आज भी ये बात खलती कि संगीता अगर बच्चा पैदा करना जानती है तो उसे खुद बच्चा क्यों नहीं हुआ। ऐसा होता तो उसका पति उसे कभी तलाक नहीं देता। मैं इसी ख्यालों में खोई थी कि तभी मैंने 2 औरतों को बुरखे में आते देखा। वैसे तो कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि संगीता के पास हर धर्म की औरत आती और वो हर किसी का इलाज करती। पर मैं हैरान तब हुई जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो उनकी चाल डाल बिल्कुल उन औरतों से मेल खाती जो शुरुआती दिनों में संगीता के पास आया करती। मैं उन्हें ऊपर से नीचे देखने लगी तो मेरा ध्यान उनके जूतों की ओर गया। उनमें से एक ने मर्दाना जूते पहन रखे थे। मुझे उन पर ज़रा शक होने लगा। जब वे नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा, आप तो यहाँ कई सालों से आ रहे हो, आपको कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? तब वे लोग मुझे बिना कोई जवाब दिए चले गए। यही बात दिन भर मेरे दिमाग में दौड़ती रही। आखिर ये औरतें कौन हैं और आज तक आई हुई हर औरत यहाँ से खुशखबर ले गई है, तो सिर्फ इन्हें ही अब तक यहाँ के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? मेरी बेचैनी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। सुनील मुझे देखते ही पूछ लिया कि मुझे क्या हुआ है। पहले तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, पता नहीं संगीता इन औरतों के साथ क्या करती है। शायद मुझे शक है कि कोई मर्द है जो संगीता से बुर्का पहनकर मिलने आता है। मुझे डर है कहीं वो ऊपर कोई गलत काम तो नहीं करती ना, और यदि सब सही है तो हमें ऊपर जाने की अनुमति क्यों नहीं है? चलो आप तो मर्द हो, पर मैं तो एक औरत हूँ, वो मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। अपने घर में क्या चल रहा है हमें इसकी खबर होनी चाहिए, वरना कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? सुनील ने मेरी बातें गौर से सुनी, पर उनका स्वभाव ऐसा था कि वो कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब तक वे अपनी आंखों से सब सच देख ना ले, वे कोई फैसला नहीं करते। इसीलिए उन्होंने संगीता को कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को अब 5 साल होने आ रहे थे और अब तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा मैं संगीता से मदद मांग लेती हूँ, घर के घर में ही मेरा इलाज हो जाएगा। पर जब मैंने संगीता से बात की, उसने मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया और कहा कि उसने ये काम शुरू करने से पहले कसम ली है कि वो घर वालों की मदद नहीं करेगी और इसीलिए वो बाहर की औरतों की मदद कर पाती है। यदि वो मेरी मदद कर देगी तो उसका हुनर उससे छीन लिया जाएगा। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि जब ये बाहरी औरतों की इतनी मदद करती है तो क्या वो अपनी भाभी को भी ये सुख नहीं दे सकती, जबकि उसके बुरे वक्त में हमने ही उसे सहारा दिया था और जब हमें उसकी ज़रूरत है तो वो साफ मना कर रही थी। उसने मुझे डॉक्टर की सलाह लेने कहा। उसके बाद मैं ज़रा उखड़ी उखड़ी रहती और मैंने अब संगीता की मदद करना भी बंद कर दिया था। मेरे और सुनील में भी अब काफ़ी झगड़े होने लगे। हमारे बीच तनाव पैदा हो गया। संगीता तो मेरी नज़रों से गिर चुकी थी। अब तो कभी कोई रिश्तेदार घर आते तो उन्होंने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिया था। हद तो तब हुई जब सुनील की मौसेरी बहन सीमा हमारे घर आई। वैसे तो मैं घर आए हर मेहमान का खूब स्वागत करती, पर हर मेहमान मेरा दिल दुखाए बिना नहीं जाता। अपने समाज में तो जिन औरतों को कई साल बच्चा नहीं होता, उन्हें ये समाज बांझ ही समझता है। सीमा ने सुनील से कहा, भाई भाभी को औलाद का सुख मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। मुझे नहीं लगता अब वे माँ बन सकती हैं। आप अपनी दूसरी शादी का कुछ सोचो।
चाहिए तो मैं आपके लिए लड़की ढूंढती हूँ। सीमा की बातों ने मेरा दिल छन्नी कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन हो जाती है। मेरे पति के मन में यदि ऐसा कुछ नहीं भी होगा तो भी इसकी बातें ज़रूर उन्हें एक नई राह दिखाएगी। पर सुनील ने उन्हें कड़े शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं इसके साथ नहीं कर सकता। मुझे पता है तलाक के बाद एक औरत पर क्या बीतती है और मैं इसे उस हालत से गुज़रता नहीं देख पाऊँगा। मैं इससे प्यार करता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई बच्चा हो या ना हो। वैसे भी हम किसी राजा महाराजा के आखिरी वंशज नहीं हैं जो हमें बच्चा नहीं हुआ तो हमारा वंश ख़त्म हो जाएगा। हम एक साथ बहुत खुश हैं। सीमा दीदी तो बिना खाए मुंह फैलाए अपने घर चली गई। पर मुझे सुनील पर उस दिन बहुत प्यार आया था। वो बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। पर फिर भी मुझे एक बच्चे की कमी खल रही थी और यदि संगीता मेरी मदद कर देती तो मुझे इतने लोगों की बातें सुननी नहीं पड़ती। मैं अंदर ही अंदर संगीता से नफ़रत करने लगी थी। मेरी उससे बातचीत बंद हो गई। मैं केवल सुनील के सामने ही उससे बात करती। बाकी समय तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती। एक दिन मैं लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी कि फिर मुझे उस बुरखे में आदमी दिखाई दिया। छुट्टी का दिन था तो सुनील घर पर ही थे। मैंने फ़ौरन उन्हें बुलाकर उस आदमी को दिखाया। वो दरवाजे से बाहर जा रहा था। सुनील ने उसे देखा और उसके पैर देखकर उन्हें भी ये शक हुआ कि उस बुरखे में औरत नहीं एक आदमी था। तब सुनील को मेरी बातों पर यकीन हुआ। हमने एक तरकीब लगाई कि अगले दिन सुनील और मैं बुरखा पहनकर ऊपर जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि संगीता ऊपर क्या करती है जो वो हमसे छिपा रही है। हमारे तय किए हुए समय पर हम बुरखा पहनकर ऊपर गए। तब संगीता को लगा हम वही दो इंसान हैं जो हर रोज़ बुरखे में आते हैं। उसने हमें देखते ही कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। और भैया भाभी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? मोना, तुम इस रूम में बैठकर अपना काम ख़त्म करो। राहुल, तुम मेरे साथ उस कमरे में चलो और बुरखा उतार दो। आज हमें बहुत देर लगने वाली है। उसकी ये बातें सुनते ही हमने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। हमें वहाँ देखकर संगीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सुनील ने कड़े शब्दों में उससे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। पहली बार मैंने सुनील को संगीता पर चिल्लाते हुए देखा था। मुझे मन ही मन खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ इसका राज सुनील के सामने आ गया। वो अपनी बहन को बहुत अच्छा समझते थे। अब उन्हें उसकी असलियत का पता चलेगा। संगीता बहुत डर गई थी। उसने कहा, भैया भाभी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। जब मेरा तलाक हुआ था मेरा दिल टूट गया था। मेरी ज़िंदगी एकदम बेजान हो गई थी। लोगों ने मुझे बांझ कह कहकर अंदर से तोड़ दिया था। मुझे मेरा जीना फिजूल लगने लगा और आप दोनों ने कभी कहा नहीं, पर मैं अपने आप को एक बोझ समझने लगी थी जिसे आपको ज़िंदगी भर संभालना पड़ेगा। मैं तो अपनी जान देने का सोच रही थी। बहुत बार कोशिश भी की पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर एक दिन भाभी ने मुझे ज़बरदस्ती मार्केट सामान लाने भेजा ताकि मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरा दिल बहल जाए। पर उस दिन मेरी बचपन की सहेली प्रिया मिली। हमने काफ़ी बातें की। तब मैंने उसे मेरे साथ हुए हादसे को बताया। प्रिया एक एनजीओ में काम करती है। उसने मुझे बताया कि अपने समाज की हालत कितनी ख़राब है। जब किसी शादीशुदा औरत को बच्चा नहीं होता तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। कभी कोई ये नहीं देखता कि शायद कमी लड़के में भी हो सकती है। वो लोग या तो उस औरत को तलाक दे देते हैं या तो कुछ लोग तो उन्हें जान से मार देते हैं। फिर दूसरी ओर यदि कोई लड़की शादी से पहले माँ बन जाती है तो भी उसे उस बच्चे को पैदा करने का हक नहीं होता। वे लोग उसे बच्चा गिराने कह देते हैं और यदि वो उनका ना सुने तो उस लड़की को माँ बाप ही मार देते हैं या उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। प्रिया का एनजीओ ऐसी ही लड़कियों की मदद करता है। जो लड़कियां शादी से पहले माँ बनने वाली होती हैं उन्हें वे अपने यहाँ गुप्त तौर से रखते हैं
और जब 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो वे उन बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में पालते हैं। इससे उस लड़की की इज्जत भी बच जाती है और उन बच्चों को ज़िंदगी मिल जाती है। प्रिया की बातें सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे तो मैं कई लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने घर के ऊपर क्लिनिक खोल लिया जहाँ मैं बांझ औरतों का इलाज करने लगी। असल में मैं इनका कोई इलाज नहीं करती। मैं उनको पहले ही दिन बता देती थी कि हम उन्हें किसी और का बच्चा देंगे, पर ये एक गुप्त तौर से होगा ताकि तुम्हारे घर वालों को लगे कि तुमने ही इस बच्चे को जन्म दिया है। इसीलिए वह औरतें पेट बढ़ाने का नाटक करती और उनके ब्लड ग्रुप के अनुसार हम उन्हें बच्चा सौंपते। कभी कभी मियाँ बीवी दोनों इसमें शामिल होते। केवल परिवार वालों के लिए वो ये नाटक करते और कभी कभी तो उनके पतियों को इसका अंदाज़ा ही नहीं होता। वे बच्चे मिलने की खुशी में इस सब को नज़रअंदाज कर देते। इसी प्रकार मैंने कई रिश्ते टूटने से बचाए हैं और इस तरह उन अनाथ बच्चों को भी घर मिल जाता और इस खोखले समाज की इच्छा भी पूरी हो जाती। पहले तो मैं डर गई थी कि आप लोगों को ये पता चलेगा तो शायद आप इस बात को ना माने, इसीलिए मैंने आपसे छुपाए रखा। और मुझे डर था कि कहीं बाहर ये बात पता चल जाए तो उन औरतों की ज़िंदगी बिखर जाएगी और वो बच्चे फिर अनाथ हो जाएंगे। मैं इसीलिए आपका इलाज नहीं कर रही थी, ताकि मैं चाहती थी कि आप पहले डॉक्टर से सलाह लें और यदि उससे भी आप मां ना बन पाए तो मैं आप सबको सच बताने वाली थी। पर उस दिन सीमा दीदी ने घर आकर भैया से आपके बारे में जो बात की उससे मुझे अपना अतीत याद आ गया और मेरे ज़ख्म फिर से हरे हो गए। तब मैंने तय किया कि मैं आपके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। इसीलिए मैं इस महीने की पेशेंस ख़त्म करके आपको सारी हकीकत बताने वाली थी, पर आज आप खुद ही यहाँ आ गए। संगीता की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि ये इतना नेक काम कर रही है और मैं उससे नफ़रत करती रही और तो और इसके भाई को इसके खिलाफ भड़काती रही। सुनील ने संगीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुझ पर नाज है। इतने बुरे हालातों से गुजरने के बाद भी तुम लोगों की मदद कर रही हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने भी संगीता के गले लग उससे माफ़ी मांगी और हम इस काम में संगीता की मदद करने लगे, क्योंकि ये काम समाज के लिए अच्छा है। इससे अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की गोद भर जाती है और इससे कई औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।